कैलेंडर की तारीखों ने भले 2023 में एंट्री ले ली हो, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की जो ताजा तस्वीरें आई हैं वो चिंता में डालती हैं। रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने पश्चिमी देशों को युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराया है। नए साल के अपने संदेश में पुतिन ने जो कहा है उसे आपको भी जरूर सुनना चाहिए। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए कि पुतिन की प्लान 2023 आखिर शहर में नए साल का जश्न है और घर वाला मोर्चे पर है। иногда помогал делать уроки. Я ему иногда помогала. А сейчас? Сейчас мне его не хватает. यूक्रेन के घरों की नए साल की रोशनी बॉर्डर के बंकर में गुम हो गई है। 2023 के वेलकम में खिले चेहरे वक्त के बदलने का संकेत तो देते हैं, लेकिन तारीख नहीं बताती कि पुतिन के कहर का, ज़ेलेंस्की की जिद का, नाटो की विस्तारवादी मंशा के, अमेरिका के चौधराहट वाली बीमारी का खात्मा कब तक होगा, यूक्रेन कब तक झुलसता रहेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन रूस यूक्रेन जंग के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां बलशाली भी कभी कभी हार जाता है। पुतिन ने अपने नए साल के संदेश में जो कहा है उसे जरूर सुनना चाहिए। कम से कम लाख लोगों की मौत का जिम्मेदार पुतिन ने पश्चिम को बना दिया, पश्चिम को दुनिया का दुश्मन ठहरा दिया और यूक्रेन पर हमला रूस की मजबूरी बता दिया। पुतिन की बातों में बहुत कुछ सही है, लेकिन पश्चिम रूस पर प्लान की तैयारी कर रहा था। पुतिन ने अब तक ये राज क्यों छिपा रखा था? सवाल है कि रूस यूक्रेन युद्ध के स्क्रिप्ट किसने लिखी? क्या पश्चिम रूस को तबाह करने ही वाला था कि पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर हमले के उस रुख को मोड़ दिया? क्या हुआ था 24 फरवरी की रात जब यूक्रेन रूस की मिसाइलों से थर्रा उठा था? क्या पुतिन के पास युद्ध के सिवाय कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि रूस के दरवाजों पर पश्चिम वाला दुश्मन बैठा था? क्रेमलिन के बंद कमरे में पुतिन को रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी ने ऐसा क्या बता दिया कि पुतिन ने मिसाइल मारने का ऑर्डर दे दिया? अपने न्यू ईयर मैसेज में पुतिन ने क्या कहा, सुन लीजिए, फिर पुतिन के इस नए बयान और युद्ध के जस्टिफिकेशन की डिटेल आपको बताएंगे। Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. शंका का समाधान, युद्ध का अंत, शांति की स्थापना से युद्ध नहीं होता। युद्ध आखिरी विकल्प है जो इंसान को ही मार देता है। उसकी सोच से संघर्ष के सारे रास्ते बंद कर देता है। पुतिन की पश्चिमी देशों के चलते युद्ध ठानने की मजबूरी वाली पॉलिसी का नतीजा क्या है, उसे देखने के लिए यूक्रेन के मोर्चे पर जाने की जरूरत नहीं। इस 9 साल की बच्ची विका सेमेन्का की नए साल की विश सुन लीजिए। विका सेमेन्का के पिता अपने देश रूस के लिए यूक्रेन मोर्चे पर लड़ने गए,
जहां गोलियों से जख्मी हो सकते हैं, बम से उड़ाए जा सकते हैं, जहां जानलेवा सर्दी उनकी जान ले सकती है। Просила у дедушки Мороза, чтобы папа поскорее вернулся домой. रूस जब तक युद्ध को उचित मानता रहेगा, उसे जायज ठहराता रहेगा, क्योंकि पुतिन को सिर्फ दुनिया को जवाब नहीं देना है, बल्कि अपने देश के लाखों सैनिकों के परिवार, उनकी मां और पत्नी को भी समझाना है कि उनका बेटा और पति देश के लिए लड़ रहा है। पुतिन बताना चाह रहे हैं कि ये बर्बादी और तबाही उनके कारण नहीं हो रही है। वो नहीं चाहते कि दुनिया परमाणु बम से जल मरे, लेकिन रूस के दुश्मन ऐसा नहीं चाहते, लिहाजा युद्ध ही एकमात्र विकल्प है। Западные элиты годами лицемерно заверяли всех нас в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению тяжелейшего конфликта на Донбассе. На деле же всемирно поощряли неонацистов, которые продолжали вести военные, откровенно террористические действия против мирных граждан народных республик Донбасса. Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и क्यों इस मोड़ तक पहुंच गई पश्चिमी देशों से रूस की दुश्मनी, जहां एक दूसरे का खात्मा ही इन्हें विकल्प दिख रहा है। असल में युद्ध की शुरुआत की बुनियाद ही यही है कि ज़ेलेंस्की नाटो ज्वाइन नहीं कर सकते। नाटो अमेरिका के नेतृत्व में काम करने वाला शीत युद्ध काल का एक सैनिक संगठन है, जिसमें पश्चिमी देश शामिल है। इन देशों का एक ऐसा समझौता है कि किसी एक सदस्य देश पर हमला पूरे नाटो पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब होता है ये अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस हो या पोलैंड या लिथुआनिया या लातविया, रूस के दुश्मन किसी देश पर हमला नाटो पर हमला होगा। नाटो चाहता है कि उसकी सदस्यता यूक्रेन भी ले ले और ज़ेलेंस्की भी यही चाहते हैं कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बना दिया जाए। पुतिन अपने कान तक नाटो का विस्तार हरगिज नहीं होने देना चाहते और युद्ध जारी है। दूसरी बात यह है कि ये पश्चिमी देश हैं, जिनके हथियार और पैसों ने ज़ेलेंस्की को अब तक टिकाए रखा है। पश्चिमी देशों के नेता कीव दौरे पर जाते हैं, ज़ेलेंस्की को प्रोत्साहित करते हैं कि वो पुतिन के आगे सरेंडर नहीं करें। ये बात एकदम क्लियर है कि पश्चिमी देशों से मदद मिलनी बंद होते ही ज़ेलेंस्की घुटनों पर आ जाएंगे। पुतिन यही दुनिया को बताना चाहते हैं। पश्चिमी देशों ने रूस के साथ युद्ध के दौरान जो रिश्ता तैयार किया है, उसकी परिणति हुई है कि रूस की सीमा के पास अमेरिका ने परमाणु बम से लैस मिसाइलों को तैनात किया है। रूस ने खुद बेलारूस में अपनी न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस मिसाइलें तैनात की। युद्ध के बिल्कुल शुरुआत से ही पुतिन बार बार कह रहे हैं कि पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियार नहीं दें, लेकिन किसी भी पश्चिमी देश ने पुतिन की सलाह पर कान नहीं धरा, उल्टे रूस को आर्थिक प्रतिबंधों से जख्मी कर दिया। पुतिन 10 महीने बाद अगर युद्ध का कारण बता रहे हैं, तो इसका अर्थ समझा जाना चाहिए कि वो अब इसे और खींचने के हक में नहीं है। पुतिन ये करते हैं तो इसके पीछे है रूस को हो रहा बड़ा आर्थिक नुकसान। देश के नाम संबोधन में पुतिन की युद्ध के बाद रूस पर लगी पाबंदी की चीज भी दिखाई दी। पुतिन ने युद्ध के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों को शर्मनाक बताया। Это был год трудных, необходимых решений, важнейших шагов к обретению полного суверенитета России и мощной консолидации нашего общества. Это был год, который многое расставил по местам. युद्ध के कारणों की पड़ताल चलती रहेगी। फिलहाल युद्ध की विभीषिका में जलते यूक्रेन की कुछ तस्वीरें देखिए, जहां जश्न के बीच बर्बादी ताजा हालात बता रही है। Дорогие друзья, с 2014 года, после крымских событий, Россия живет в условиях санкций. Но в этом году нам была объявлена настоящая санкционная война. Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный...
एक तरफ जहां नए साल के जश्न में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन देश की सेना का जज्बा बढ़ाते दिखे, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने भी साफ कर दिया कि रूस से जीतने तक वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। Поранив нас у серце. Ми виплакали усі сльози, прокричали усі молитви 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати, але більшість слів зайві. Вони не потрібні. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша, щоб почути. Потрібні паузи, щоб усвідомити. ранок 24 лютого. पुतिन के पास लड़ाई के अलावा विकल्प भी नहीं दिख रहा, और तब तो और जब पुतिन अपने जीते हुए यूक्रेन के इलाकों को भी बचा पाने में सक्षम नहीं हो रहे हैं। खेरसॉन की हार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आलम यह है कि ज़ेलेंस्की की सेना रूस की सेना को तमाम संसाधनों के बावजूद पराजित कर रही है। रूस की मिसाइलें जितनी रफ्तार से चल रही हैं, उस तेजी से इसका नतीजा जमीन पर नहीं दिख रहा है। पुतिन के लिए बहुत चिंता वाली बात है, लेकिन इस हालात में भी युद्ध के मैदान से पुतिन शांति का पाठ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि असली दुश्मन यूक्रेन में अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देश है। В деревню поедет к Ивоне маме, она одна. Ну, хотят с ней вместе, чтобы ей не было скучно. Я дома буду одна отмечать. На настроения как бы нету. Ну, так, я люблю его. Хочется, чтобы быстрее домой вернулся. Живой, здоровый. जब सैनिक लड़ने निकलता है तो फ्रंट से जिंदा लौटने की आस लेकर, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ जीत की बुनियाद होती है, जिसकी मंजिल मोर्चा होता है। नए साल में जब दुनिया कोरोना की आशंका और युद्ध से परेशान हो उठती है, उम्मीद की कोई किरण जरूर दिखेगी, लेकिन उसकी तारीख क्या है अभी कोई नहीं जानता।